नेटफ्लिक्स का फ्रेश रिलीज फियर स्ट्रीट ट्रायलॉजी को पूरा करने के बाद इसका यूनिकनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा और जिसके चलते पूरा ट्रायलॉजी का हर एक एपिसोड रॉटन टोमेटोज में 90% एंड अबव फ्रेश रेटिंग होल्ड करके रखी है। इसके पीछे मेनली 3 रीजन है। पहला है इसका जॉनरा। टीन, स्क्रीम, स्लैशर, सैटानिक, इन तीनों जॉनरा को जैसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड करके ये ट्रायलॉजी को बनाई गई है। सेकंड है इसका सस्पेंस विच इज मेंटेन थ्रू आउट द प्लॉट। पहले एपिसोड को देख के आप सपने में भी कभी सोच नहीं पाओगे सेकंड एपिसोड ऐसा हो सकता है, और पहला 2 एपिसोड देख के थर्ड एपिसोड का एक धुंधला सा आइडिया के अलावा आपके मन में कुछ नहीं आएगा। थर्ड है कैरेक्टर बिल्डअप। हर एक मेन कैरेक्टर को बहुत ही बाखूबी से बिल्डअप की गई है जो एकदम ही लास्ट एपिसोड में आके कंप्लीट होता है और ऐसा माइंड ब्लोइंग तरीके से होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन वन लाइनर पूरा ट्रायलॉजी खत्म ना करके आप कुछ भी रिलेट नहीं कर पाओगे। आज के मेरे इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी पूरा ट्रायलॉजी की कहानी को डिस्क्राइब करते हुए इसके पीछे छुपी हुई माइंड ब्लोइंग थ्योरीज को रिवील करना, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी ऑन कर लेना और मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारी यूनिक वीडियोस ऑलरेडी है और आगे भी आएगा एंड जिसका अपडेट आपके गैजेट में डायरेक्टली नोटिफाई होगा। और पूरा समझने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलो ज़्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मूवी बेस्ड है आर.एल. स्टाइन की सेम नेम की फेमस सीरीज ऑफ बुक्स से। तीनों एपिसोड्स का नाम है फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994, फेस द इविल, फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978, फाइंड द ट्रूथ एंड फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666, एंड द कर्स। तो आप ट्रायलॉजी के हर एक पार्ट का नाम से ही जान गए होंगे सीरीज का टाइमलाइन रिवर्स जा रहा है। कहानी शुरू होता है यूएस का 2 टाउन शेडीसाइड और सनीवेल की 2 इक्वल बट ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक को लेके। सनीवेल जैसा पीसफुल सेफेस्ट टाउन ऑफ यूएस है, उधर शेडीसाइड को मर्डर कैपिटल ऑफ यूएस के तौर पे जाना जाता है। हालांकि दोनों ही नेबर टाउन है। हर मर्डर होने वाले इंसानों के अंदर कोई भी लिंक नहीं रहता ताकि पुलिस इसकी जड़ तक जा सके। ऐसे अनसुलझे मर्डर्स के लिए शेडीसाइड टाउन में एक मिथ बहुत ही पॉपुलर है कि शायद शेडीसाइड किसी 17th सेंचुरी के सारा फियर नाम की विच के द्वारा कर्स्ड है, जो सैटनिक रिचुअल करने के चलते इसी टाउन के लोगों के द्वारा एग्जीक्यूटेड हुई थी और वो अपना बदला ले रही थी इसी टाउन के लोगों का मर्डर करके। पार्ट 1 की कहानी के सेंटर में है शेडीसाइड टाउन में रहने वाली एक टीनेज लड़की डीना जॉनसन, जो ये मिथ में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उसका भाई जॉस सिर्फ बिलीव ही नहीं, टाउन की हिस्ट्री को लेकर बहुत ही रिसर्च भी करता था। और इसी बीच शेडीसाइड के एक मॉल में एम्प्लॉइज का बेरहमी से मर्डर होता है और मर्डरर को पुलिस एनकाउंटर भी कर देता है। इसी मास मर्डर के कॉन्डोलेंस मीट के दौरान हमें दीना से जुड़ी हुई 3 किरदारों के बारे में पता चलता है। दीना के 2 दोस्त थे, साइमन और केट, जो इलीगल ड्रग्स बेचते थे, और दीना का एक्स गर्लफ्रेंड सैम, जो उसके साथ ब्रेकअप के बाद रिसेंटली सनीवेल में शिफ्ट हुए थे। कॉन्डोलेंस से लौटने के टाइम वो 4 दोस्त एक कार एक्सीडेंट का सामना करते हैं और जिसके चलते सैम को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। यही नहीं, सैम को एक्सीडेंट के दौरान सारा फियर की विजन भी आता है। उधर दीना, जॉश, साइमन और केट अपने घर में मॉल के मर्डरर से एनकाउंटर्ड होते हैं। As that murderer has already been killed and that's why initially उन सबको ये एक प्रैंक लगता है, लेकिन हॉस्पिटल में सैम के ऊपर हुई हमला से उन्हें यकीन होता है कि वो मर्डरर फिर से जिंदा हो गए हैं। एक्चुअली कार एक्सीडेंट के दौरान सैम ने सारा फियर की ग्रेव को डिस्टर्ब कर दिया था एंड इसके चलते सारा फियर ने ब्लैक मैजिक से पास्ट के किलर्स को फिर से क्रिएट कर दिए थे, जो सैम को मिटाने की कोशिश कर रही थी। इन द मीन टाइम जॉस रिसर्च करके निकालता है शेडीसाइडर्स मर्डर में एक ही इंसान बचने में कामयाब हुई थी, जिसका नाम है सी बर्मन। एक्चुअली 1978 में हुई कातिलाना हमले से वो मरे जाने के बाद पुनर्जीवित हो गई थी और अगर सैम को बचाना है
तो सैम को भी सेम सिचुएशन में लाना पड़ेगा। सब मिलकर यही कोशिश करते हैं और सैम को बचा भी लेते हैं, लेकिन इसमें केट और साइमन को जान गंवाना पड़ता है। बट इसके बाद सैम पॉजेस्ड हो जाती है और दीना के ऊपर हमला भी करती है, मतलब खतरा अभी भी टली नहीं थी। दिन डीना और जॉर्ज शीबरमैन के साथ मुलाकात करती है और जान पाती है इस कर्ज से पीछा छुड़ाने का कोई भी रास्ता नहीं है और पार्ट 1 इधर ही खत्म हो जाती है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसका टाइमलाइन है 1978। वो एक्चुअली शीबरमैन मतलब क्रिस्टीन के साथ हुई ट्रेजेडी के बारे में बताई गई है। 1978 में क्रिस्टीन या जिगी टीनेज में थी और प्लॉट के सेंटर में है एक समर कैंप जो सेडीसाइड और सनीवेल के कुछ स्कूल स्टूडेंट को लेके हो रहा था। इस पार्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पूरा कहानी को समझने के लिए जो रिलेटेड है मैं सिर्फ उनके बारे में बोलूँगी। जैसे कि कहानी टीनेजर्स को लेके है तो आपको बहुत सारे कपल्स देखने को मिल जाएंगे। जिगी लाइक करती थी सनीवेल के टीम काउंसिलर निक गुडी को। उधर जिगी की बहन सिंडी की बॉयफ्रेंड था टॉमी, सैंडी की फॉर्मर बेस्ट फ्रेंड एलिस और उसकी बॉयफ्रेंड आर्ने। इन तीनों कपल के अलावा कहानी में एक और इम्पोर्टेंट किरदार है नर्स लेन की, जिसकी बेटी सेडीसाइड किलर रूबी लेन थी, जिसका जिक्र हमें पहले पार्ट में मिली थी। नर्स लेन अपनी बेटी की इस तरह के हरकत के पीछे का रीजन को ढूंढने के लिए और सारा फियर की असलियत जानने के लिए एक ग्राउंड टनल डिस्कवर किया था, जहां उसे सैटनिक रिचुअल करने का कुछ चीज भी मिला था। सिर्फ यही नहीं, टनल के दीवार में सेडीसाइड किलर्स के नाम भी लिखे हुए थे, जिसमें से एक नाम था टॉमी स्लैटर का भी, जो एक्चुअली सिंडी का बॉयफ्रेंड था। नर्स लेन जब ये बात टॉमी को बोलती है तो इनिशियली उसे पागलपन लगता है, बट उसी रात को जब सिंडी, एलिस, आर्ने मिलके वो टनल में पहुंचते हैं तभी उसे वो यकीन होता है। टनल में घुसने के बाद टॉमी पोजेस्ड हो जाता है। टॉमी के हाथ से बचने के लिए एलिस और सिंडी टनल के दूसरी तरफ भागने लगते हैं और जिगी उन्हें रेस्क्यू करते हैं। उधर आर्ने का खून करने के बाद टॉमी कैंप में पहुंचते हैं और एक के बाद एक मर्डर करते हैं। अभी एलिस के हाथ लगता है सारा फियर की हैंड स्केलेटन, शायद जिसे यूज करके वो लोग इस कर्ज को मिटा सकते हैं। सारा फियर को जिस पेड़ पे लटकाया गया था, एलिस उसके नीचे वो स्केलेटन को गाड़ देती है। जिगी, एलिस, सिंडी तीनों मिलके इस कर्ज को मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों ही किलर्स के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन लकीली जिगी बच जाती है और पुलिस के छानबीन के समय निक गुडी इस मर्डर का आई विटनेस होने के बाद भी मर्डर्स के पीछे का कारण सारा फियर की कर्ज को ना ठहरा के जब टॉमी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठहराती है, जिगी को बहुत ही अजीब लगता है। अभी सीन लौट आती है 1994 में, जहां जिगी उर्फ क्रिस्टीन से मिली हैंड स्केलेटन को डीना सारा फियर की एक्चुअल ग्रेव में डालने के लिए जाती है। लेकिन ग्रेव को छूते ही डीना को विजन आती है 17वीं सेंचुरी में हुई कर्ज के पीछे की असली रीजन की, जो एक्चुअली थर्ड पार्ट की इंट्रोडक्शन करवाती है और फियर स्ट्रीट पार्ट 2 इधर ही खत्म हो जाती है। थर्ड पार्ट की टाइमलाइन है 1666, जहां उस टाइम की सेडीसाइड को दिखाई जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डीना को दिखाई जाती है एज सारा फियर, जो रहती थी उसके भाई हेनरी के साथ, जो बेसिकली जॉस है 1994 के टाइमलाइन में। सिर्फ यही नहीं, 1994 की केट इस टाइमलाइन में लिजी नाम से और सैम इस टाइमलाइन में हैना नाम से जानी जाती है। ट्विस्ट इधर ही खत्म नहीं होता है। 1994 में डीना और सैम की लव स्टोरी की शुरुआत एक्चुअली इस टाइमलाइन मतलब 1666 से शुरू होती है। दैट मीन्स उनका 1994 में पुनर्जन्म हुआ था। खैर, सारा, लिजी, हैना टाउन से थोड़ी दूर जंगल में किसी विडो के पास जाते हैं, जिसके पास एक टाइप ऑफ बेरी मिलती थी जिससे नशा होता था। लेकिन उस विडो के घर में उन्हें एक किताब मिलता है जहां सैटनिक रिचुअल्स लिखी हुई थी। उनके घर से लौटने के बाद उन तीनों ने एंजॉयमेंट के लिए वो बेरीज खा लिए थे। नशे के दौरान हैना और सारा क्लोज होते हैं और थॉमस नाम की एक आदमी उन्हें देख लेते हैं।
हालांकि लेस्बियन लव उस समय गैर कानूनी और इरेलिजियस था। दैट्स वाई दूसरे दिन सुबह टाउन में ये बात सबको पता चल जाता है और सभी ने सारा और हैना को अलग रखने का ठान लेते हैं। ठीक उसी दिन से टाउन में कुछ अजीब चीजें होने लगती है, जैसे उगे हुए सब्जी और फल का सड़ जाना, कुएं में से कुत्ते का लाश मिलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इसी की तरफ इशारा करती है कि किसी ने पाप किए थे और सैटर्न हैज बीन इनवाइटेड। इन द मीन टाइम हैना के फादर प्रीस्ट साइरस मिलर पोजेस्ड हो गए थे, जो बेरहमी से टाउन के बच्चों का मर्डर करते हैं। ऐसे सैटनिक इंसिडेंट के लिए सारे यूनियन के लोग सारा और हैना को दोषी ठहराते हैं, सिवाय सोलोमन गुडी के। ये सोलोमन गुडी बेसिकली निक गुडी के पूर्वज थे, जिसका जिक्र हमें बाकी दोनों एपिसोड में मिलता है। खैर, सोलोमन का विरोध कुछ काम नहीं आता और सब हैना और सारा को बंदी बनाने के लिए जाते हैं। हैना को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन सारा भाग जाती है। सारा चोरी छुपे सोलोमन के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, बट उधर कुछ ऐसा रिवील होता है जो सिर्फ इस एपिसोड का ही नहीं, पूरा ट्रायलॉजी का एक्चुअल रीजन रिवील करता है। एक्चुअली उस रात सारा जब विडो के पास से आती है, तभी सोलोमन उस विडो का खून कर दिए थे और उसके पास से वो सैटनिक रिचुअल वाला किताब चुरा लिए थे। सैटनिक रिचुअल को करके सोलोमन सैटर्न के साथ डील किए थे। सोलोमन मिलर को सिलेक्ट किया था जो ह्यूमन सैक्रिफाइस को परफॉर्म करेगा और इसके बदले में उसे कुछ वेल्थ मिलेगा। ये बात जानने के बाद रियलिटी को बोलने के लिए सारा टाउन की तरफ दौड़ता है, लेकिन सोलोमन उसे पकड़ के गांव वालों के हाथों दे देते हैं। दूसरे दिन सुबह हैना और सारा को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन सारा खुद के ऊपर इल्जाम लेके हैना को बचा लेती है। सब सारा को विच डिक्लेयर करते हुए उसका एग्जीक्यूट करते हैं। एक्चुअली सारा के मौत के बाद सेडिसाइड में जो मस मर्डर हो रहे थे, वो सारा फियर के कर्स के वजह से नहीं, वो गुडीज फैमिली के सैटनिक रिचुअल की वजह से हो रहे थे, जो खुद के वेल्थ बढ़ाने के लिए गुडीज सदियों से ह्यूमन सैक्रिफाइस करवाते थे। डीना, जिगी, जॉश तीनों को समझ में आ गया था मर्डर का सिलसिला खत्म करने के लिए और सैम को बचाने के लिए निक गुडी को मारना पड़ेगा। वो सारे इस मिशन में सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन सैटनिक रिचुअल का किताब किसी और के हाथ में आ जाता है और ट्रायलॉजी इधर ही खत्म हो जाते हैं विद अ हिंट दैट इसका सीक्वल आ रहा है। अब आते हैं थ्योरीज में। इस ट्रायलॉजी में हॉरर जॉनरा को यूज करके क्रिएटरों ने एक लव स्टोरी के साथ साथ विमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी दिया है। ट्रायलॉजी का हर एक एपिसोड में जो क्लाइमेक्स क्रिएट हुआ है, उसमें ये चीज ही बार बार सामने आता है। सेकेंड, सैटनिज्म का एक नया रूप इधर दिखाया गया है, जहां कोई सैटनिक या डेमोनिक एंटिटी नहीं, किलर्स के द्वारा ह्यूमन सैक्रिफाइस को दिखाई गई है। सैटर्न या डेविल को अगर आप न्योता ना दो तो वो कभी भी आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, लेकिन इंसानों के ग्रीड ही उसे इनवाइट करता है एंड डेविल डील करता है थ्रू ह्यूमन सैक्रिफाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ यूनिक सा वीडियो को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।